हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये हम तीनों टॉपिक डिटेल के अंदर समझ चुके हैं। इनके उदाहरण भी देख लिए हैं, इनका फॉर्मूला भी देख लिए हैं। अब इनके जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो हैं, वो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं कि आप जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, जो कि इस फोटो में दिखाया गया है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है? देखिए, कार्य जो होता है, कार्य जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ये हमने पढ़ा। अब यहां पे बल कितना लग रहा है? बल लग रहा है 7 न्यूटन का और 8 मीटर तक उसको विस्थापित कर रहा है। 7 न्यूटन का बल लग रहा है और 8 मीटर तक विस्थापित हो रहा है। तो यानी कि ये कितना हो गया? 56। तो देखिए, वस्तु पर लगने वाला बल 7 न्यूटन, बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर। फॉर्मूला क्या है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि जैसे इस प्रकार से अगर बल लग रहा है तो इस दिशा के अंदर वस्तु कितना विस्थापित हुई है, कितना दूर गई है, वो विस्थापन जो होता है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो कितना कार्य किया गया है उस बल के द्वारा वो आ जाएगा। तो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि 7 गुणा 8 इज इक्वल टू 56 जूल। तो इस स्थिति के अंदर जो किया गया कार्य कितना होगा? 56 जूल। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? देखिए, कार्य अगर किया गया है उसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। अगर कार्य किया गया है तो उसके अंदर 2 कंडीशन होती हैं। एक तो उस पर बल लगना चाहिए और उस बल के कारण विस्थापन होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन है तो हम बोलेंगे कि कार्य किया गया है। बल लगना चाहिए और उस बल के कारण विस्थापन होना चाहिए। अगर मैं ये पेन है, इसको इस प्रकार से चाहे से 7 जन्म तक लेकर घूमता रहूं, घूमूं नहीं, ऐसे के ऐसे, फिर मैं बोलूंगा कि मेरे द्वारा कार्य कितना किया गया है? 0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विस्थापन नहीं हुआ। अगर मैं इसको इस प्रकार से अंगुली से विस्थापित कर देता हूं, थोड़ा सा भी, यहां से लेके यहां तक अगर मैंने इसको विस्थापित कर दिया तो मेरे द्वारा कार्य किया गया है। यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी और मैंने कितना बल लगाया, उनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? हमारे पास कार्य आ जाएगा कि मैंने कितना कार्य किया। तो एक तो बल लगना जरूरी है और इस वस्तु का विस्थापित होना जरूरी है। अगर मैं मेरे सर पर गट्टर लेकर इस प्रकार से खड़ा रहता हूं, पूरे दिन खड़ा रहता हूं, तो भी मेरे द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो मैं गट्टर लेकर खड़ा हुआ हूं उसके अंदर विस्थापन नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैं उसको नीचे से उठाकर अपने सर पर रखता हूं तो क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक विस्थापन उत्पन्न हुआ है तो वहां पर मैंने कार्य किया है। लेकिन अगर मैं सर पर लेकर उसको खड़ा रहता हूं तो उस स्थिति के अंदर जो मेरे द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो कार्य करने के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक तो बल और उस बल के कारण विस्थापन होना जरूरी है। तो हमने क्या, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु विस्थापित हो जाती है तो कहा जाता है कि कार्य किया गया है। अगर विस्थापित नहीं होती है तो हम बोलेंगे कार्य नहीं किया गया है या फिर किए गए कार्य का मान 0 है। देखिए, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। अभी तो बात किए थे कि कार्य इज इक्वल टू बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है, यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू एस। एफ क्या है? फोर्स, और एस क्या है? उसका विस्थापन, यानी कितनी दूरी तक वो वस्तु विस्थापित हुई है। तीसरा प्रश्न, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल कार्य कितना होता है उसको हम परिभाषित करेंगे। कार्य क्या होता है?
अगर हम इसका मान भी 1 ले लें और इसका मान भी 1 ले लें, यानी कि इसका मात्रा क्या होता है बल का, न्यूटन, और इसका क्या होता है मीटर, विस्थापन का क्या होता है मीटर, यानी कि 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया जो कार्य है वो 1 जूल के बराबर होगा। यही तो हमें करना है, 1 जूल को परिभाषित करना है। तो 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा के अंदर 1 मीटर विस्थापित कर देता है। यानी कि मैं इस प्रकार से बल लगा रहा हूं तो विस्थापन उसी रेखा के अंदर होना चाहिए, यानी कि उसी दिशा के अंदर होना चाहिए। तो 1 मीटर अगर विस्थापित हो रही है 1 न्यूटन बल लगने से तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना, बस 140 गुणा 15 यानी कि 2100 जूल। अभी बात की है ना कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो ये बल गुणा विस्थापन कर दिए, ये बल ये गुणा ये विस्थापन हो गया। 2100 जूल बैलों द्वारा किया गया कार्य होगा। एक किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये दूसरा ये प्रश्न जो 169 पेज पर आपको दे रखे हैं वो वाले हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अगर कोई वस्तु गतिशील होती है तो उस अवस्था के अंदर उसके अंदर जो संचित जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था के अंदर होती है और उस स्थिति के अंदर जो उसके अंदर जो ऊर्जा संचित रहती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा गति पर निर्भर करता है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान है उसका भार कितना है, एक तो इस पर निर्भर करेगा, एक वो वस्तु कितनी गति से गतिशील है। इन दोनों चीजों पर किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। यहां पे देख लीजिए, इसका फॉर्मूला आ गया। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। याद रखिए आप इसको। जो गतिज ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हमने अभी बात की ना कि किसी भी वस्तु की गतिज जो ऊर्जा होती है ये एक तो इसके द्रव्यमान पर, ये क्या है द्रव्यमान, और एक इसके वेग, ये v क्या है वेग है। इन दोनों चीजों पर निर्भर करती है और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया हाफ mv²। m क्या है द्रव्यमान और v क्या है वस्तु का वेग। 5 मीटर प्रति सेकंड या 5 ms-1 के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि उसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? काफी अच्छा प्रश्न है। अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी कि गतिज जो ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हमारे को दे क्या रखा है, इसकी गतिज ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है 25 दे रखी है भाई साहब, कि 25 उसकी गतिज ऊर्जा है और द्रव्यमान हमारे को दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे को वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 50 गुणा m ये हो जाएगा 50 = m 25। ठीक है, तो m का मान क्या आ जाएगा 2,
यानी कि उसका जो वस्तु का द्रव्यमान है वो कितना है, वो है 2 किलोग्राम। यहां पे आ गया 2 किलोग्राम। कैसे आया अभी बता दिए ना कि v कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। उसका जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा है वो हमारे को 25 दे रखा है। फॉर्मूला हमने देख लिया कि k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम ज्ञात करना है, वी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और ये है 25, ये इधर गया तो ये हो गया 50, और इसमें जो 5 का स्क्वायर होगा वो होगा 25, उसमें भाग दिया तो 2 आ जाएगा। तो m का मान कितना हो गया 2 किलो। अब आगे बात कर रहा है कि इसके वेग को 2 गुना कर देंगे। अब दूसरी जो पहली स्थिति हमारे को 25 दे रखा था, अब हमारे को पूछ रहा है कि अगर उसके वेग को 2 गुना कर दें, यानी कि पहले 5 मीटर पर सेकंड के वेग से उस गतिशील था, अब अगर उसको 10 मीटर पर सेकंड कर दें तो क्या होगा। उस स्थिति के अंदर m कितना है 2, हमने ज्ञात कर लिया ना 2 किलोग्राम। अब यहां पे इसके वेग को 2 गुना कर दिया यानी कि 10 मीटर पर सेकंड कर दिया। ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 100, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 100। ये देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना दे रखा है 2, और इसका जो वेग है वो 2 गुना कर दिया यानी कि 10 कर दिया, 10 का स्क्वायर हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 100 जूल। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया और ये 100 जूल आ गए। अब दूसरी कंडीशन देखिए कि अगर इसके वेग को 3 गुना कर दें, पहले 5 था फिर 10 किया, अब 15 कर रहे हैं, उस स्थिति के अंदर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना है 2 हमने ज्ञात किया, और अब इसके वेग को कर रहे हैं 15 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 15 का स्क्वायर यानी कि 225 जूल, 225 जूल। हाफ एम बी स्क्वायर, एम 2 है, वी 3 गुना कर दिया यानी कि 15 कर दिया, 15 का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया और 15 का स्क्वायर 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति क्या है। इकाई समय में किया गया कार्य जो होता है या फिर जो कार्य करने की दर जो होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति। अभी हमने पढ़ा था कि शक्ति जो होती है उसका फॉर्मूला होता है कार्य भाग समय। अगर हम इसको इकाई कर दें यानी कि इसका मान 1 कर दें तो इकाई समय में किया गया, अगर इसको 1 कर देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शक्ति इज इक्वल टू कार्य, क्योंकि समय का मान तो हमने 1 कर दिया, तो शक्ति ही कार्य है, कार्य ही शक्ति है। तो अगर इकाई समय के अंदर किया गया जो कार्य है वही क्या होगा, शक्ति। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य या फिर कार्य करने की जो दर होती है वही क्या होती है, शक्ति होती है। कार्य भाग 2 कार्य भाग समय, और W/T, W क्या है वर्क, T समय। शक्ति की ऐसा इकाई वाट होती है। 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। यहां से कर देते हैं। शक्ति हमने क्या लिखा, शक्ति का फॉर्मूला क्या लिखा, कार्य भाग समय। अगर इसको 1 कर दें और इसको भी 1 कर दें तो शक्ति का मान कितना आ जाएगा, 1। यही तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 जूल अगर कार्य किया जाता है तो उसका मान कितना होगा, 1 शक्ति के बराबर होगा। नहीं समझे, अगर इसको 1 कर देंगे तो ये 1 ही तो आएगा, 1/1। तो इसको 1 कर दिए, इसको 1 कर दिए, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 जूल अगर कार्य किया जाता है तो इसका मान 1 शक्ति के बराबर होगा। यही तो पूछा गया है। 1 वाट, वाट क्या है, शक्ति तो है, इसको परिभाषित कीजिए। तो 1 वाट उस अभिकर्ता या एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 जूल कार्य किया जाता है तो 1 वाट शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल पर सेकंड हो तो शक्ति 1 वाट होगी। 1 जूल पर सेकंड, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 में
व्यय करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? यहाँ पे 10 सेकंड है, 10 सेकंड, ठीक है। तो शक्ति बराबर क्या होगी? व्यय की गई ऊर्जा यानी कि कार्य और लिया गया समय। तो व्यय कितना कर रहा है? 1000 व्यय कर रहा है और कितने में? 10 सेकंड में व्यय कर रहा है। इससे ये कैंसिल हो गया, 1000 कर रहा है, इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना? 100। तो ये आ गया 100 जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं? वाट भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा आपूर्ति को कुल लिए गए समय में विभाजित करने पर औसत ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि कोई एजेंट टी समय में W यूनिट कार्य करता है तब औसत शक्ति P कहलाता है। अगर इसका मान भी औसत में लिया जाए और इसका मान भी औसत में लिया जाए, जैसे कार्य जो है वो 4 लोग कर रहे हैं, ये कोई व्यक्ति 1 है, ये B है, ये C है। ये कुछ समय लेगा और कुछ कार्य करेगा, ये कुछ समय लेगा कुछ कार्य करेगा, ये कुछ। अगर इनका फिर औसत निकालेंगे तो टोटल कितना समय हुआ वो, टोटल कितना कार्य हुआ वो। फिर ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास शक्ति आएगी वो कैसी आएगी? औसत शक्ति आएगी। यानी कि फॉर्मूला तो वही होगा, कार्य भाग समय, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन इनका जो मान है वो औसत के अंदर प्रदर्शित किया जाएगा। बस यही करना है। निम्न क्रियाकलाप को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुमा एक तालाब में तैर रही है। सुमा जो है वो एक तालाब में तैर रही है। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। एक पवन चक्की यानी कि विंड जो मिल होती है वो कुएं से पानी उठा रही है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। तो पहली स्थिति के अंदर अगर कोई व्यक्ति जो है वो तैर रहा है, अब तैर रहा है तो वो पीछे की तरफ अपने पैरों से पानी को धकेलेगा, जिसकी वजह से वो आगे की ओर विस्थापित होगा। तो यहाँ पे कार्य तो हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो विस्थापित हो रहा है, लेकिन वो जो बल लगा रहा है वो पीछे की तरफ लगा रहा है, वो पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है, इसलिए वो खुद आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कार्य तो होगा लेकिन वो ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अपोजिट है। तो हमने नोट्स में क्या लिखा? हाँ, तैरते समय कार्य हो रहा है, यहाँ पर किया गया कार्य ऋणात्मक है क्योंकि सुमा पानी को पीछे धकेल रही है तथा उसकी प्रतिक्रिया से वह आगे बढ़ रही। इस प्रकार बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में है। दूसरी स्थिति के अंदर कोई गधा है, वो अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। इस स्थिति के अंदर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जो उसका जो बोझ है वो वहीं की वहीं होगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो वहां पर किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य होता है वो बल और उसके कारण जो विस्थापन उत्पन्न होता है उसका गुणनफल होता है। तो यहां पर किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा, या फिर उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। हाँ, तीसरी स्थिति क्या है कि पवन चक्की जो है वो पानी को ऊपर उठा रही है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? सी क्या था अपने पास? एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही। इस स्थिति के अंदर भी क्या होगा? कार्य तो हो रहा है। इस स्थिति के अंदर बल भी ऊपर की तरफ लग रहा है और पानी भी ऊपर की तरफ विस्थापित हो रहा है, तो कार्य तो होगा। डी स्थिति क्या है? हरे पौधे अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई भी बल नहीं लग रहा, और अगर बल लग भी रहा है तो उसके कारण कोई भी विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है।
तीसरा इंजन जो है ट्रेन को खींच रहा है, इस स्थिति के अंदर कार्य होगा क्योंकि उसके अंदर वो बल लगा रहा है और बल की दिशा के अंदर उसकी जो इंजन है उसके अंदर विस्थापन होगा। अनाज के दाने धूप के अंदर सूख रहे हैं, इसमें कोई कार्य नहीं होगा। पाल